हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक प्रजापति एकेपी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा इस चैनल पे पहला दिन है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो क्लास है वो मैट्रिक्स पे होने वाली है, और मैट्रिक्स जो है एकदम ज़ीरो लेवल से शुरुआत करने वाले हैं हम, एकदम से ज़ीरो लेवल से। मतलब कि जिसने आज तक मैट्रिक्स के बारे में नहीं सुना है तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास है। और चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गाइज, ये जो नोट्स है मैंने बना लिए थे पहले ही। एक वीडियो शूट किया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी पेज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अवयव के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि अवयव किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अवयव है वो अवयवों या संख्याओं का आयताकार रूप है जिसमें प्रत्येक अवयव या संख्या रो और कॉलम के रूप में सुव्यवस्थित हो, वो अवयव कहलाता है। समझे? और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अवयव है वो सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। और अवयव को सदैव बड़े अक्षर जैसे A, B, C, D, XYZ से निरूपित करते हैं। ठीक है। और जो क्षैतिज दिशा में अवयव हैं वो पंक्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो अवयव है वो स्तंभ का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा है A इक्वल टू जैसे ये बड़ा कोष्ठक ले लिया है, इसके अंदर मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया है। जैसे मैंने लिया है 2 6 6 8 4 3 5 -1 और 0। मैंने यह कोई भी रैंडम नंबर ले लिया है। तो उसके अंदर देखेंगे कि क्षैतिज दिशा के अंदर ये जो है 2 6 6 ये डिजिट आते हैं। तो ये एक रो हो गई, ये इस अवयव की एक रो हो गई, मतलब कि R1 हो गई, जिसको R1 नाम दे दिया है। और ये 8 4 और 3, तो 8 4 3 ये हो गया, इसका सेकंड रो हो गई। और 5 -1 0 ये हो गई इसकी थर्ड रो। तो इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर हम देखें तो 2 8 5 ये हो गया C1, जो कॉलम फर्स्ट को शो करता है। C1 का मतलब हो गया कि पहला कॉलम। और 6 4 -1 ये हो गया सेकंड कॉलम। ठीक है। और 6 3 और 0 ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसको मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो डिजिट है उनको हम कॉलम बोलेंगे, और क्षैतिज दिशा में जो डिजिट है उनको हम रो बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं। तो व्यापक रूप में अवयव का निरूपण है वो A इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट लिया है Aij M क्रॉस N, इसको हम कोटि भी बोलते हैं, अवयव की कोटि। ठीक है। तो इसका व्यापक रूप में इसका निरूपण करें तो मैं आपको बता देता हूँ। A इक्वल टू बड़ा कोष्ठक के अंदर मैंने ये लिया है, अवयव लिए हैं A11 A12 A13। तो मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि A11 है वो, इसका मतलब ये हो गया कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। ठीक है ना, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे है। और सेकंड जो है A12 है, इसका मतलब हो गया कि रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड। ठीक है।
मतलब कि अवयव की फिक्स जगह को निरूपित करते हैं, फिक्स जगह को शो करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने A1n तक इसको लिया है, और ये हो जाएगा इधर से कॉलम की साइड से हो जाएगा AM1 हो जाएगा, AM2 हो जाएगा और AM3 हो जाएगा, और लास्ट में AMN हो जाएगा। और यहाँ पे M क्रॉस N का मतलब हो जाएगा कि M है इसमें वो नंबर ऑफ रो है, और N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है। M जो है रो की संख्या और N जो है कॉलम की संख्या हो गई, और M क्रॉस N जो है वो हो गई अवयव की कोटि। M क्रॉस N इक्वल टू अवयव की कोटि। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अवयव की कोटि किसको कहते हैं, अवयव की कोटि क्या होती हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। अवयव की कोटि अवयव की पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना अवयव की कोटि को निरूपित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो गया कि अवयव की पंक्तियों की संख्या का मतलब हो गया m, और स्तंभों की संख्या हो गया n। तो इसका सूत्र बन जाएगा कोटि इक्वल टू m क्रॉस n। ठीक है, जहाँ पे फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान देने वाली बात है आपको कि m क्रॉस n डज नॉट इक्वल टू n क्रॉस m। जैसे फॉर एग्जांपल B कोई अवयव है जिसके 3, 2, 8, 4, 4, -2 ये कोई अवयव के अंदर अवयव दिए हुए हैं। ये मैंने कोई रेंडमली नंबर लिया है, तो उसके हिसाब से इसकी इस अवयव की कोटि आपको बताना है कि इसकी कोटि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 2m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, और n की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब कि 2 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि B जो अवयव है उसके अंदर 2 तो रो हैं। ये R1 इसका हम बोल देंगे R1 जो रो है, एक तो 2 रो हो गई R1 और एक R2, ये 2 रो है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस B अवयव के अंदर 3 कॉलम है। 3 कॉलम ये हो गया, एक तो C1 ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक C2 हो गया और ये C3, ये 3 कॉलम हो गए और ये 2 रो हो गई। तो इसकी कोटि जो है वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि यहाँ तक मतलब कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसके अंदर क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से बनता है। और 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन यहाँ तक मतलब कि अवयव की कोटि से रिलेटेड पूछ सकता है, और पूछा भी गया है 2-4 बार। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी, ये कोई क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उस अवयव की संभावित कोटि को बताना है। ठीक है, तो 24 अवयव है, इसका मतलब हमको ये कोई पता नहीं है कि 24 अवयव कौन कौन से हैं, और चलो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 24 अवयव जो हैं उनमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है, ये हमको मतलब बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम इस 24 से संभावित कोटि ही बता सकते हैं, मतलब कि हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 24 अवयव वाले अवयव जो है उसमें कोटि है वो क्या क्या हो सकती है।
मतलब कि कोटि का मतलब यही हो गया ना कि एक उसमें रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ 24 अवयव वाले अवयव के अंदर कोटि की पहली संभावना मैं इस प्रकार से ले रहा हूँ कि उसमें एक जो है वो पंक्ति हो सकती है और 24 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1 क्रॉस 24। और सेकंड नंबर की संभावना में ये व्यक्त करता हूँ कि 24 उसमें रो हो सकती है और एक कॉलम हो सकता है, ये भी हो सकता है। और तीसरा मैं ये लेता हूँ कि उसमें 2 रो हो सकती है और 12 कॉलम हो सकते हैं। और चौथा ये लेता हूँ कि 12 उसमें रो हो सकती है और 2 कॉलम हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और पांचवा ये लेता हूँ कि 6 उसमें रो हो सकती है और 4 कॉलम हो सकते हैं। और छठा ये लेता हूँ कि उसमें 4 जो है रो हो सकती है और 6 कॉलम हो सकते हैं। और सातवां मैं ये लेता हूँ कि 3 जो है रो भी हो सकती है और 8 कॉलम हो सकते हैं। और आठवां ये लेता हूँ कि 8 तो है वो रो हो सकती है और 3 कॉलम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 24 अवयव वाले अवयव के अंदर 8 संभावनाएं संभावित कोटि 8 हो सकती है, ठीक है। कोटि 8 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं लेता हूं कि आप बोल देंगे कि सर इसमें तो आपने सम नंबर ले लिया, तो हम विषम पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यदि किसी अवयव में 15 अवयव हो, यदि किसी अवयव में 15 अवयव हो तो उस अवयव की संभावित कोटि को बताइए। तो 15 अवयव वाले अवयव के अंदर संभावित कोटि है वो कौन कौन सी हो सकती है और जो संभावित कोटि है वो कितनी प्रकार की हो सकती है। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो संभावित कोटि है वो मैं मतलब कि इस प्रकार की संभावना व्यक्त करता हूँ कि एक तो 15 अवयव वाले अवयव की पहली कोटि ये हो सकती है कि 3 पंक्ति हो सकती है और 5 कॉलम हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 5। और दूसरी संभावना ये लेता हूँ कि 5 उसमें पंक्ति हो सकती है तो 3 कॉलम हो सकते हैं। और तीसरी संभावना 15 उसमें पंक्ति हो सकती है तो 1 उसमें कॉलम हो सकती है। और चौथा ये लेता हूँ कि 1 उसमें पंक्ति हो सकती है तो 15 उसमें कॉलम हो सकती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगला मैं आपको साथ साथ में लिखता रहूँगा, साथ में आप नोट्स बनाते रहिए और आगे हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। और ये जो मैंने पढ़ाया है ये मतलब कि कल मैंने क्लास लिया था लेकिन वीडियो शूटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से मैंने उसी को ही आपको दोबारा से पढ़ाया है, ठीक है। तो आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ में मैं लिखता रहूँगा, आपको नोट्स बनाना है और समझना भी है, दोनों काम करने हैं। और मैं आपको इजी से इजी तरीका बताने की कोशिश करूँगा, एकदम जीरो लेवल से बताने की कोशिश करूँगा और जीरो लेवल से लेकर के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, जैसी भी एग्ज़ाम हो और क्वेश्चन जहाँ से भी आए, कैसा भी क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड आप कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा मैट्रिक्स से रिलेटेड अभी के लिए। और आगे कल हम पढ़ने वाले हैं अवयव के प्रकार, तो अभी के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल पे आप नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ घंटी बटन को दबाइए ताकि अगला जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आइए,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।